सौर मंडल के एक सदस्य यानी मुखिया के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। अब बात करेंगे ग्रहों के बारे में। तो ग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है। तारों के पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा होती है, लेकिन ग्रहों के पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है। ये तारे के प्रकाश से प्रकाशित होकर दिखाई देते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य एक तारा है। तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर हमें दिखाई देती है। सूर्य से प्रकाश आती है और उससे प्रकाशित होता है, तब हमें पृथ्वी दिखाई देती है। यदि सूर्य प्रकाश न दे तो पृथ्वी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि पृथ्वी के पास अपनी खुद की प्रकाश और ऊर्जा नहीं है। तो ग्रहों के पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती। 2006 से पहले ग्रहों की कुल संख्या 9 थी। नाम था उनका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और एक ग्रह था प्लूटो इसके बगल में, अरुण के बाद में यहाँ पे था यह ग्रह प्लूटो, यम। ठीक है। लेकिन अगस्त 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक हुई और उस बैठक में ग्रहों की एक नई परिभाषा तय की गई, जिसके तहत 3 कंडीशन तय किया गया कि हम किसी भी पिंड को ग्रह तभी मानेंगे जब वो इन 3 कंडीशन पे खरा उतरेगा। 3 कंडीशन था। पहला कंडीशन था कि वह सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा कंडीशन था कि उसके पास इतना द्रव्यमान हो कि वे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग गोल आकृति धारण कर सके। यह दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन था कि वे अपने पड़ोसी ग्रह की कक्षा को ना काटता। लेकिन प्लूटो जो था, यम, ये कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 को फॉलो नहीं करता था, यानी उस पर खरा नहीं उतरता था। इसके पास द्रव्यमान बहुत नहीं था। इसका द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से भी कम था। तो ये ग्रह कैसे कहेंगे जिसका उपग्रह से भी कम है उसका द्रव्यमान? तो ग्रह कैसे कहे? दूसरा कंडीशन नहीं का मतलब खरा नहीं उतरा। तीसरा कंडीशन पे भी ये खरा नहीं उतरा। तीसरा कंडीशन ये था कि वह अपने पड़ोसी ग्रह की कक्षा को ना काटे। लेकिन यह प्लूटो जो था, यम था, वह वरुण की कक्षा को ओवरलैप करता था, यानी वरुण की कक्षा में प्रवेश कर जाता था, उसी कक्षा को काट देता था। इसलिए 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। तो 2006 से पहले 9 था, 2006 के बाद ग्रहों की संख्या 8 हो गई। अभी पूछेगा आपसे कि ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो कितना बताएंगे? 8, है ना। 8 ग्रह में कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। ये दोनों का इंग्लिश भी नाम याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में अरुण ना लिखे, इसका यूरेनस और इसको नेपच्यून इंग्लिश नेम है। सबके एक बार देख लीजिए। बुध को क्या बोलेंगे? मरकरी, शुक्र को विनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, इसको बोलते हैं शनि को सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन 8 ग्रहों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को क्षुद्र ग्रह से, ये जो बीच में दिख रहे हैं ये क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड, इससे इधर वाला, ठीक है, और एक इधर वाला, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह के इस साइड वालों को बोलते हैं यांत्रिक ग्रह। क्या बोलते हैं? यांत्रिक ग्रह। इन चारों को बोलते हैं यांत्रिक ग्रह। यांत्रिक ग्रह, यांत्रिक ग्रह। क्यों यांत्रिक बोलते हैं? क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह के अंदर है, सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में, इस साइड है, तो इन्हें बोलते हैं यांत्रिक ग्रह या भीतरी ग्रह। और ये सब जो चारों ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्षुद्र ग्रह के बाहर हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है। तो इन चारों को बोलते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। अब यहां समझिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को यांत्रिक ग्रह और उन चारों को बाह्य ग्रह। ये यांत्रिक ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पृथ्वी के समान, इनकी मतलब जो पृथ्वी जिस तरह से बना हुआ धातु और चट्टानों से, उसी तरह से अन्य भी यांत्रिक ग्रह यानी बुध, शुक्र और मंगल भी पृथ्वी के समान ही बने हुए हैं, चट्टान और धातुओं से। तो सभी यांत्रिक ग्रह पृथ्वी के समान हैं,
इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। पार्थिव नाम याद रखेगा, पार्थिव ग्रह। और ये सभी बृहस्पति के समान है, इसलिए इन्हें बोलते हैं जोवियन ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह। जोवियन, जोवियन दिख तो रहा है ना ठीक से, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है। जोवियन ग्रह, ठीक है, जोवियन ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये सभी यांत्रिक ग्रह किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। ये सभी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह ठोस अवस्था में है, इसलिए इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। स्थलीय ग्रह। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों जो है गैसीय अवस्था में है, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। गैसीय ग्रह, गैसीय ग्रह। अब देखिए यांत्रिक क्यों? क्योंकि क्षुद्र ग्रह के अंदर है, यानी इस साइड में है, सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में। बाएं ग्रह क्यों? क्योंकि क्षुद्र ग्रह के बाहर है। पार्थिव ग्रह क्यों? क्योंकि ये सभी पृथ्वी के समान है। स्थलीय ग्रह क्यों? क्योंकि ये सभी ठोस अवस्था में है। और ये जोवियन ग्रह क्यों? क्योंकि सभी बृहस्पति के समान है। और गैसीय क्यों? क्योंकि सभी गैसीय अवस्था। याद रखिएगा, ठीक है। पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक ग्रह है या न है, ऐसे करके प्रश्न पूछता है। तो पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक ग्रह है, ऑप्शन देगा बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो कौन? बृहस्पति यांत्रिक ग्रह नहीं है। कौन निम्नलिखित में से कौन स्थलीय ग्रह है? ठीक है, तो बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो शनि नहीं है, ये सब गैसीय, ये स्थलीय ग्रह। इसको याद रह गया तीनों नाम। यांत्रिक ग्रह बोलते हैं, पार्थिव ग्रह बोलते हैं, स्थलीय ग्रह। तो बोल देगा निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, और बाकी ये सब पार्थिव ग्रह नहीं है, ठीक है। ये बाएं है, जोवियन है, गैसीय है। अब एक एक करके 8 ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करें बुध के बारे में, ठीक है। ये जो क्रम लिखा हुआ है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, एक क्रम है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर क्रम है, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट बुध और सबसे दूर है वरुण, ठीक है, नेपच्यून। तो बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ पे देखिएगा 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, आकार के अनुसार घटते क्रम, ठीक है, घनत्व के अनुसार लिखा हुआ क्रम, और पृथ्वी के अनुसार पृथ्वी से निकटतम ग्रह का क्रम लिखा हुआ है। एक कम से कम 4 क्रम याद रखिएगा, प्रश्न आता है, ठीक है। एक तो ये तो याद ही होगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। यहाँ देखिए बुध है, ठीक है, तो आकार घटते क्रम में है, यानी सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये, ठीक है। तो बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। घनत्व के अनुसार बात करें तो बुध जो है, यहाँ पे देखिए, पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व, बुध दूसरा घनत्व, यानी बुध का सौर मंडल में दूसरा सबसे अधिक घनत्व है। तो यानी सौर मंडल का दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? बुध। यहाँ पर हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, समझा रहे, ठीक है। बाकी तो लिखा हुआ क्रम में, बाकी और कुछ लिखेंगे नहीं, पीडीएफ में है ना, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे रहा है, वहाँ से निकाल के पढ़िए। यहाँ हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। अरे पढ़ने के लिए तो कहीं भी लिखा हुआ है कि नहीं, कहीं भी किताब में लिखा हुआ है, मेन तो समझना है ना, तो समझ लीजिए। बाकी लिखा हुआ तो हर जगह मिल जाएगा, मेन समझना है। पीडीएफ का लिंक ऐसा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ। तो दूसरा घनत्व के अनुसार दूसरा ग्रह है, ठीक है, दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। और पृथ्वी से निकटतम दूरी के आधार पर यदि देखें तो बुध जो है तीसरा, पृथ्वी से निकटतम तीसरा ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र, उसके बाद है मंगल। देखिए यहाँ क्रम भी लिखा हुआ, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक है, ये भी क्रम पूछता है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, यानी बुध जो है पृथ्वी के निकटतम तीसरा ग्रह है। परिक्रमण काल की बात करें तो परिक्रमण काल मतलब दूसरे के इर्द गिर्द। तो परिक्रमण जो करता है सूर्य किसके, बुध किसका परिक्रमण करता है? सूर्य के। तो परिक्रमण काल है 88 दिन। कितना दिन? 88 दिन। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट विकसित कर लीजिए अपने दिमाग में कि जो ग्रह सूर्य के जितना निकट होगा, ठीक है, उसका परिक्रमण गति उतना ही तेज होता है और उसका कक्षा भी कम होता है, छोटा होता है। तो जो ग्रह जितना सूर्य के निकट होगा वह उतने ही कम समय में
सूर्य का परिक्रमा कर लेगा, और जो जितना दूर होगा वह उतना ही अधिक समय लेगा सूर्य की परिक्रमा करने में। तो देखिए बुध जो है एकदम सूर्य के निकट है, तो सिर्फ 88 दिन में ही एक पूरा चक्कर लगा रहा है। और सबसे दूर कौन है? वरुण। तो कितना वर्ष लग रहा है? 165 वर्ष में एक चक्कर लगाता है, ये सिर्फ 88 दिन में ही लगा लेता है। तो बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है, घूर्णन काल 59 दिन। ठीक है, अब परिक्रमण काल और घूर्णन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि सिर्फ याद कर लेते हैं। समझिए यहाँ पे परिक्रमण काल मतलब हुआ, जैसे सूर्य पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, यानी सूर्य पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, मतलब 365 दिन 6 घंटा। तो यहाँ 365 दिन का वर्ष होता है। जो ग्रह जितना दिन में परिक्रमा करता है वहां पे उतने ही दिन का एक साल होता है। तो पृथ्वी पर एक साल कितना दिन का होता है? 365 दिन का। ठीक है, अब देखिए, और पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी घूर्णन कितना समय में कर लेता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, यानी लगभग 24 घंटा। ठीक है, तो 24 घंटा में एक घूर्णन करता है अपने अक्ष पर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है अपने अक्ष पर, यानी घूर्णन काल है उसका 24 घंटा लगभग, यानी 12 घंटे का दिन होता है पृथ्वी और 12 घंटे का रात होता है। और 365 दिन में एक चक्कर लगाता है सूर्य का, इसका मतलब हुआ कि 365 दिन का एक वर्ष होता है। और यहाँ क्या है? बुध के पास 88 दिन में ही चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक वर्ष 88 दिन का ही होगा, यानी पृथ्वी का 88, बुध का 88 दिन। ठीक है, 88 दिन में यहाँ साल बदल जाएंगे। और 59 दिन देखिए, यानी पृथ्वी का बुध का एक साल पृथ्वी के 88 दिन के बराबर होता है। जितना पृथ्वी पर 88 दिन गुजरेगा ना, बुध पर एक साल निकल जाएगा, एक वर्ष बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए घूर्णन काल, पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटा। ठीक है, लगभग, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। इसका घूर्णन काल 59 दिन, इसका मतलब यहाँ 1 महीने तक दिने रहता है, यानी पृथ्वी पर जब 1 महीना गुजर जाएगा तो वहां उतना दिन तक दिने रहता है और उतना ही दिन तक रात रहता है। यानी पृथ्वी पर 59 दिन मतलब 60 दिन मान लीजिए लगभग। पृथ्वी पर 60 दिन यानी 2 महीना गुजर जाएगा, तब बुध पर जाके 1 दिन होगा, यानी वहां 20 तारीख से 21 तारीख होने में 2 महीना लग जाएगा। पृथ्वी पर 2 महीना गुजरेगा तो वहां 1 दिन गुजरेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, उपग्रह को चंद्रमा भी बोलते हैं। तो बुध के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के पास वायुमंडल नहीं है, यानी बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। अब समझिएगा, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है तो क्या होगा कि सूर्य से जो प्रकाश आएगा वो सभी प्रकाश को बुध अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा सारा प्रकाश को। तो क्या होगा? बहुत अधिक गर्म हो जाएगा। जैसे पृथ्वी के पास तो अपना वायुमंडल है, तो पृथ्वी का वायुमंडल क्या करता है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को, अधिकांश प्रकाश को लौटा देता है। बहुत कम मात्रा में प्रकाश हमारे पास पहुंचता है, उससे पृथ्वी गर्म होता है। सही, सारा प्रकाश पृथ्वी पर आ जाए तो पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो रह नहीं पाएंगे, तो नहीं रह पाते इसलिए कि पृथ्वी का वायुमंडल है। ठीक है, तो बैलेंस बना के रखता है, कितना चाहिए कितना छोड़ना है, सब बैलेंस बना रहता है। इसके पास वायुमंडल है ही नहीं, तो वायुमंडल नहीं है तो सूर्य से आने वाला सारा प्रकाश इस पे पड़ जाता है और सारे प्रकाश को ये अवशोषित कर लेता है। तो दिन में इसका टेम्परेचर हो जाता है, दिन के समय यहाँ पर टेम्परेचर होता है डे में 420 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है। अब देखिए, दिन में हो गया 420 डिग्री सेल्सियस, और रात में क्या होगा? रात में जैसे पृथ्वी दिन में गर्म हुआ, सूर्य के प्रकाश आया तो गर्म होता है, और रात में क्या होता है? जब सूर्य अस्त हो जाता है तो धीरे धीरे प्रकाश जो पृथ्वी है उष्मा छोड़ता है, बाहर जाता है अंतरिक्ष में। ठीक है, तो धीरे धीरे ठंडा होता है। यहाँ पे क्या होगा? वायुमंडल है ही नहीं, तो ले लिया था उतना ही तेजी से और छोड़ देगा उतना ही तेजी से, अपने पास भी से भी कुछ उष्मा छोड़ देगा। तो ये दिन में क्या हो जाता है? यहाँ पे टेम्परेचर नाइट में, रात में -180 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वायुमंडल नहीं है, इसके वजह से ऐसा होता है। यानी देखे जाए तो दिन और रात के टेम्परेचर में अंतर हो गया 600 डिग्री सेल्सियस। यानी बुध जो है सौरमंडल का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह है, यानी दैनिक तापांतर यानी दिन और रात के ताप में अंतर 600 डिग्री सेल्सियस अंतर है। दिन में बहुत हाई गर्मी, रात में बहुत ठंडा 180 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि वायुमंडल नहीं है।
इतनी हाई टेम्परेचर पे क्या यहाँ पर रहना संभव है? रह पाएंगे? 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पृथ्वी पर होता है, पता ना बनियान उनियान खोल के सब फेंक देते हैं और बोलते रहते हैं 12-10 मिनट में गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है ना, और पूरा एकदम पंखा एकदम मुंह पे लगा लेते हैं, जैसे लगता है मुंह में लगा लिए, है ना। और इतना डिग्री रहेगा तो पता ना क्या खुल जाएगा, चमड़ी उमड़ी सब खुल जाएगा, खोलेंगे क्या खुद ही खुल जाएगा, हड्डी उड्डी सब खुल जाएगा, पिघल जाएगा, है ना। यहाँ पे वायुमंडल न होने के कारण बुध ग्रह पर जीवन की संभावना नहीं है, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो बुध ग्रह पर जीवन की संभावना नहीं है क्योंकि इसके पास वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल न होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर का उतार चढ़ाव बहुत ही अधिक है, जो कि रहने लायक नहीं है। अब बात करें शुक्र के बारे में, ठीक है। शुक्र जो है सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह है, ठीक है, सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह। आकार के दृष्टि में सूर्य जो है सौरमंडल का छठा ग्रह है। देखिए यहाँ पे आकार के अनुसार छठा देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। तो सूर्य जो शुक्र जो है आकार के दृष्टि से सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखिएगा, क्रम याद रहेगा तो पहला दूसरा तो कर ही लेंगे, पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सातवां कौन है, या ऐसे पूछ जाएगा शुक्र सौरमंडल में आकार के दृष्टि से केवां स्थान पे है, तो छठा स्थान पे, ठीक है। और सूर्य से निकटतम स्थान पे दूसरा स्थान पे। घनत्व की अगर बात करें तो घनत्व के अनुसार देखिए घटते क्रम में लिखा हुआ है, शुक्र जो है तीसरा जो है सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है, तीसरा सर्वाधिक घनत्व वाला। तो घनत्व में तीसरा सर्वाधिक घनत्व, आकार में छठा, और सूर्य से निकटतम में दूसरा ग्रह। पृथ्वी से निकटतम दूरी के आधार पर देखें तो शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, यहाँ पे क्रम लिखा हुआ, पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र, उसके बाद बुध, मंगल, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, ठीक है। उसके बाद फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होता है। तो शुक्र जो है क्या है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह। बार बार पूछा हुआ है प्रश्न कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, शुक्र है। शुक्र का परिक्रमण काल है 225 दिन और घूर्णन काल है 243 दिन। समझा दिए पढ़ लिख परिक्रमण और घूर्णन में क्या हो कैसे होता है। तो यहाँ देखिए तो 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेगा और 243 दिन में अपने अक्ष पर घूमेगा। इसका मतलब क्या हो कि साल पहले बदल जाएगा और दिन बाद में, है ना। कहीं कहीं किताब में 255 मिलता है, ठीक है। अगर 255 भी है तो लगभग साल और दिन साथ साथ बदलेगा, यानी वहाँ एक साल एक दिन के बराबर होगा। अगर 225 को अगर मान ले, अधिकांश बुक में 225 से मिलता है, बहुत सारा सोर्स हम देखें, कुछ कुछ में 225, 50, 55 भी है, ठीक है। लेकिन मानक जो अधिकांश बुक में 225 है, ठीक है। याद नहीं रखना है इतना, खाली समझने के लिए, ठीक है। शुक्र के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। तो सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जहां पे क्या है, एक भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं, कोई भी चंद्रमा नहीं है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, बहुत 95% से भी अधिक वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है उसके वायुमंडल में। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उष्मा का अवशोषक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस की विशेषता है कि सूर्य से आने वाले विकिरण को आने देते हैं, लेकिन जब पृथ्वी उस विकिरण को छोड़ती है तो जाने नहीं देते। जो सूर्य से आता है उसको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, और जो पृथ्वी से जब लौटता है ना उसको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। खैर उस वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे समझना है, ठीक है। क्या है, बात करें कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, पृथ्वी के वायुमंडल में भी है लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो क्या होता है इसके वायुमंडल में होने की वजह से, यहाँ समझे कि मान ली ये शुक्र और ये पृथ्वी तुलना कर रहे हैं, ठीक है। ये अर्थ है और वीनस है, यानी शुक्र है, ये शुक्र यानी वीनस और वह अर्थ है, ठीक है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, ठीक है, बहुत, लगभग 90 से 95% से ज्यादा इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। पृथ्वी के भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, समझिए क्या होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो हम बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य है और सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आया तो आने वाले प्रकाश को आने देता है,
नहीं रोकता है, आने देता है, यानी सूर्य से आने वाले विकिरण को आने देता है, यानी सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए पारगम्य होता है, रोकता नहीं है। आया सूर्य के पास, आ गया शुक्र के पास, सूर्य से आई विकिरण शुक्र के पास आ गया और आराम से शुक्र को क्या किया, गर्म कर दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा ना सूर्य के प्रकाश से। यहाँ पर भी वही हुआ, आया कार्बन डाइऑक्साइड के बादल थे, नहीं रोका, यहाँ पर भी आया नहीं रोका, यहाँ पर भी आया नहीं रोका, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे पृथ्वी गर्म हो गई, हमें पृथ्वी के बारे में समझ लें, उसके बाद शुक्र के बारे में, ठीक है। तो पृथ्वी गर्म हो गई, दिन में पूरा गर्म हो जाती है और रात में क्या होती है, फिर धीरे धीरे उष्मा छोड़ेगी वो। अब क्या हुआ, अब विपरीत होगा, देखिए दिन में तो आने दिया कार्बन डाइऑक्साइड के जो बादल थे वे आने दिए, लेकिन अब रात में क्या होगा कि पृथ्वी उष्मा छोड़ेगी भी, जिसे बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है। तो जब छोड़ता है तो इससे जैसे टकराएगा ना कार्बन डाइऑक्साइड के बादल से, तो बादल नहीं जाने देगा, यानी आने तो देते हैं लेकिन जाने नहीं देते। तो अब जाने नहीं देंगे, लौटा देते हैं, जैसे टकराया कार्बन डाइऑक्साइड के बादल से, कार्बन डाइऑक्साइड के बादल उसे लौटा देता है, बोलता है कि नहीं जाने तो नहीं देंगे, आने देंगे खाली, और जाने देंगे ही नहीं तो क्या होगा, उष्मा यहाँ पे गया और उसको फिर ना लौटा दिया, यहाँ से गया और वो टकराया कार्बन डाइऑक्साइड से के बादल से और टकरा कर पुनः वापस लौट गया, ठीक है। फिर यहाँ गया टकरा कर लौट गया, जाने ही नहीं देगा कार्बन डाइऑक्साइड के। ये तो कहिए कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, तो बहुत सारे ऐसा स्पेस है कि वो आराम से जगह से निकल जाता है उष्मा, इसलिए पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है बैलेंस बन के रहता है, ठीक है। तो दिन में गर्म भी हो जाता है, रात में अपना स्थान पर ठंडा भी हो जाता है जितना चाहिए उसको, ठीक है। तो संतुलन बना रहता है। लेकिन यहाँ समझिए ना, शुक्र के पास 97% लगभग उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या है, इसके पास इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है तो निकलेगा कैसे, मान लीजिए अब इसके पास से निकलना है, ठीक है। तो जैसे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के बादल थे आने तो दिए थे, अब क्या होगा, जाने नहीं देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से उष्मा निकलेगा रात के समय में, टकराएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, वापस लौट के आ जाएगा, जाएगा लौट के वापस आ जाएगा, जाने नहीं देगा, टकरा के वापस जाएगा, टकरा के वापस, बहुत कम मात्रा में निकलता है, क्योंकि 97% तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड, 3% में कुछ और है, तो उससे आराम से निकल जाता है, थोड़ा बहुत मात्रा में निकलता है, ठीक है। और बाकी अधिकांश जो है उष्मा वापस लौट जाता है, जिसे प्रतिलोम विकिरण बोलते हैं, जाया गया टकराया, वो अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाने देगा, लौटा देगा। इसलिए यहाँ पे शुक्र पे दिन में टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस और रात में भी इसका टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर 180, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा शुक्र का 450 डिग्री सेल्सियस और वहां पे मिनिमम टेम्परेचर है 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तो खैर मिनिमम इतना लिखा हुआ है 180 डिग्री सेल्सियस, मगर इतना आते नहीं है, जब भी होता है इससे ज्यादा रहता है, 200-300 डिग्री सेल्सियस हमेशा 24 घंटा सालों भर, ठीक है। तो इसलिए शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि है भी। तो शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्यों, क्योंकि इसके पास कार्बन, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक है, उसके वजह से यह यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है। और यह सूर्य के सबसे निकट होते हुए मतलब है, उसके बाद भी सबसे गर्म ग्रह नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास वायुमंडल है ही नहीं, तो अचानक ठंडा होता है, अचानक गर्म होता है, तो कौन कहेगा इसे गर्म। और गर्म भाई जो सालों भर गर्म है उसको ना गर्म कहेंगे, यहाँ वायुमंडल ना होने के चक्कर ना होने के कारण तेजी से ठंडा और गर्म होता है, उतार चढ़ाव होता है, इसलिए हम इसे गर्म ग्रह नहीं कहेंगे। तो शुक्र के पास हमेशा सालों भर लगभग 200-250 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, इसलिए शुक्र को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। आप समझिए, प्रेशर कुकर वाला ग्रह, प्रेशर कुकर में खाना बनाए, कुकर बनाना है खाना, तो क्या होता है, मान ली खाना बना रहे, ठीक है, उसको चढ़ा दिए, अंदर वाष्प उठा गया और टकरा गया प्लेट से, प्लेट तो जाने नहीं देगा बाहर, टकरा के नीचे, फिर उठा प्लेट से टकराया, फिर नीचे, फिर टकराया, फिर नीचे, यही तो वही हो रहा है ना, प्लेट के काम समान ही काम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उठ रहा है टकरा के नीचे, उठ रहा है टकरा के नीचे, जाने नहीं दे रहा है, तो पूरा क्या होता है, उमस बना रहता है ना, जैसे प्रेशर कुकर में बना रहता है, तो कहीं सीटी है, जब वहां पे वाष्प ज्यादा हो जाता है तो बाहर निकल जाता है, यहाँ पे तो कोई सीटी है ही नहीं कि निकल जाएगा। तो यह इसीलिए शुक्र को प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि किस ग्रह को प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहते हैं, तो शुक्र को प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है। तो सबसे गर्म ग्रह प्रेशर कुकर वाला ग्रह,
सबसे चमकीला ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र को। शुक्र सुबह में पूर्व दिशा में और शाम में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसे सुबह का तारा और सांझ का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। शुक्र की जो संरचना है, संरचना और बनावट बिल्कुल पृथ्वी के समान है। सिर्फ संरचना के बारे में बोल रहे हैं, मौसम के बारे में नहीं। मौसम तो बहुत बेकार है, हमेशा 250 डिग्री सेल्सियस रहता है, कौन रहेगा यहाँ पे। तो इसके पास क्या बोल रहे थे, हाँ, इसकी संरचना जो है पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं, पृथ्वी की बहिन बोलते हैं, पृथ्वी की भगनी बोलते हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों? क्योंकि शुक्र की संरचना पृथ्वी की संरचना से मिलता जुलता है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का बहिन, पृथ्वी का भगनी, सुबह का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म, सबसे चमकीला ग्रह इसी को कहते हैं। ठीक है, तो क्या शुक्र ग्रह पर जीवन संभव है? नहीं संभव है, यहाँ पे भी बहुत हाई टेम्परेचर रहने लायक नहीं है। ठीक है, अब बात करें, इसे शुक्र को सौंदर्य की देवी भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ज्योतिष लोग कहते हैं कि जिसका शुक्र ग्रह अच्छा होता है वो बहुत सुंदर दिखती है, दिखती भी है दिखता भी है ना, दोनों है ना, कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है ना। ये पता लड़कन लोग बोलेगा कि लैंगिक भेदभाव हो गया, क्यों खाली दिखती क्यों है, दिखता क्यों नहीं है, दिखता भी है दिखती भी है ना। अब ठीक है, लैंगिक भेदभाव नहीं हुआ, लैंगिक समानता है ना, जेंडर इक्वालिटी। तो जिसका शुक्र ग्रह अच्छा होता है, मैं नहीं जानता, ऐसे लोग ज्योतिष लोग बोलते हैं, ऐसे कहा भी जाता है शुक्र को सौंदर्य की देवी। ठीक है, दिखवा लीजिए अपना हाथ उथ, कोई बताएगा कि शुक्र ग्रह बढ़िया है कि नहीं, है ना। अब बात करें पृथ्वी के बारे में। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के निकटतम तीसरा ग्रह है। आकार के दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पृथ्वी है 5वां सबसे बड़ा ग्रह। तो पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य से निकटतम तीसरा ग्रह है। इसका घनत्व जो है सभी ग्रहों से सबसे अधिक है। पृथ्वी यहाँ पे देखिए घनत्व वाला लिखा हुआ, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक सघन ग्रह कौन? पृथ्वी, क्योंकि इसका पास घनत्व अधिक, घनत्व तभी अधिक है क्योंकि इसके पास सघन अधिक है, क्योंकि ये पूरा तरह से संघनित है। तो पृथ्वी के पास सबसे अधिक घनत्व है, इस सबसे अधिक सघन ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी, सबसे अधिक सघन वाला ग्रह पृथ्वी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि आकार में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बड़े हैं, लेकिन घनत्व में आ रहे हैं तो उल्टा है ना। पृथ्वी का सबसे ज्यादा है, बुध का, शुक्र का होगा, मंगल, यानी ये चारों है घनत्व में नंबर 1 पे और ये सब है आकार में नंबर 1 पे, है ना। यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आकार में क्यों है? क्योंकि ये सभी ठोस हैं और ये सभी गैस हैं। तो ये आकार में तो छोटे हैं लेकिन इनका घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि ये सघन है, ठोस हैं, और ये सभी गैसीय अवस्था में ऐसे फैले हुए हैं बहुत। तो ज्यादा फैल जाएगा तो घनत्व कम होगा ना, तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे दिख रहा होगा ना कि आकार में बड़े हैं, घनत्व कम है। तो क्यों है? आकार में सिर्फ बड़े होने से घनत्व अपने आप कम होगा, आयतन बढ़ जाएगा तो घनत्व कम होगा ही। अब यहाँ बात करें क्या, हाँ, पृथ्वी सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह। पृथ्वी का परिक्रमण काल याद ही होगा, है ना, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, यानी लगभग 365 दिन 6 घंटा। और घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, यानी लगभग 24 घंटा। अगर ऑप्शन में 24 घंटा और 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड दोनों हो तो ज्यादा मारिएगा आंसर इसको, है ना, इसी को मारिएगा, क्योंकि ये एक्यूरेट है, उसको तो लगभग में बोलते हैं। ठीक है, ना हो ये तब 24 घंटा मारिएगा। ठीक है, पृथ्वी के पास एकमात्र चंद्रमा है जिसका नाम भी चंद्रमा है ना। तो पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा के बारे में बात करेंगे, है ना, पूरा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन किसी दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। बहुत अभी बात करें पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में, और बात अभी करेंगे पृथ्वी का भी सूर्य से संबंध भी बताएंगे, है ना, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच भी संबंध बताएंगे। लेकिन अभी हम ग्रह के बारे में बात करें उसी संदर्भ में भी बात करेंगे। ठीक है, पृथ्वी के बारे में किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे और चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब लगता है, इस सब पर बात करेंगे। पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत अधिक है, लगभग 71% पृथ्वी पर जल है। पृथ्वी पर जल की मात्रा है 71%। तो 71% जल होने के कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह? जलीय ग्रह।
और इतनी अधिक मात्रा में जल होने के कारण अंतरिक्ष से दिखने पर पृथ्वी नीला दिखता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह। ठीक है, तो जलीय ग्रह क्यों? क्योंकि बहुत मात्रा में जल है इसलिए जलीय ग्रह। नीला क्यों? क्योंकि बहुत मात्रा में जल है, कारण दोनों का एक ही है, जल है तो अंतरिक्ष से दिखने पर नीला दिखता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकटतम जो तारा है वह सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य। पृथ्वी के निकटतम दूसरा तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दूसरा निकटतम तारा कौन है? मान लीजिए यहाँ पे है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, लिख लेंगे नाम या लिख दें? प्रॉक्सिमा सेंचुरी नहीं लिखना आएगा, पीडीएफ में लिखा हुआ है ना जी, प्रॉक्सिमा। प्रॉक्सिमा इधर तो होगा ना, ये खुद ही नहीं लिखने आया है ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा इरी है लिखा हुआ, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा पूछे तो सूर्य, दूसरा निकटतम तारा पूछे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी के निकटतम तारा सूर्य और पृथ्वी के निकटतम दूसरा तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसका मतलब कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, है ना। अगर पूछ दे कि सूर्य के निकटतम तारा कौन है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पे एक चीज हम नहीं बताए थे, थोड़ा सा देखिएगा शुक्र के बारे में। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, शुक्र और यहाँ से अरुण, यानी इधर साइड वाला से दूसरा, इधर साइड वाला से दूसरा। शुक्र और अरुण जो है दो ऐसे ग्रह हैं, ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों की परिक्रमा करने के दिशा के विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों की परिक्रमा करने के दिशा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। यानी सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में, यानी एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत दिशा में, यानी वामावर्त दिशा में। लेकिन शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सभी घूमते हैं पश्चिम से पूर्व। ये दोनों शुक्र और अरुण ये दोनों उल्टी घूमते हैं, पूरब से पश्चिम। पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व, खाली दो को छोड़ा के शुक्र और अरुण को। तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, इसलिए पृथ्वी पर सूर्योदय होता है पूर्व की ओर और सूर्यास्त होता है पश्चिम की ओर। लेकिन शुक्र और अरुण घूमबे करते हैं उल्टी, पूरब से पश्चिम, इसलिए शुक्र ग्रह पर और अरुण ग्रह पर सूर्योदय यानी सूर्य निकलता है पश्चिम की ओर और डूबता है पूरब की ओर। ठीक है, तो सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्योदय पूरब की ओर क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रहा है। और शुक्र और उन पर पूरब क्यों होता है, मतलब निकलता सूरज है पश्चिम पर, क्यों? क्योंकि ये घूम ही रहे हैं पूरब से पश्चिम। ठीक है, तो याद रखिएगा दो ऐसे ग्रह हैं, पूछता है बार बार एग्जाम में, कौन ऐसे दो ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण। ठीक है, अब बात करें मंगल के बारे में। ठीक है, पृथ्वी पर बात कर लिए थे, मंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मंगल सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है? चौथा ग्रह, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो मंगल सूर्य के निकटतम चौथा ग्रह है। आकार के दृष्टि से ये सातवां ग्रह है। ठीक है, आकार के दृष्टि से सातवां, देखिए आकार के दृष्टि से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। ठीक है, सातवां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से निकटतम में क्यों? चौथा स्थान पे। घनत्व की बात करें तो इसके चौथा सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह है। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व वाला पृथ्वी, दूसरा बुध, फिर शुक्र और उसके बाद मंगल। तो चौथा सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह है और पृथ्वी से निकटतम ग्रह के आधार पर दूसरा है। पृथ्वी के सबसे निकटतम शुक्र, दूसरा मंगल। ठीक है, तो पृथ्वी के निकटतम दूसरा ग्रह मंगल। मंगल का परिक्रमण काल है 687 दिन, यानी यह 687 दिन में सूर्य के एक परिक्रमा कर लेते हैं। और घूर्णन काल है 24 घंटा 36 मिनट। ठीक है, यानी लगभग मतलब पृथ्वी के समान ही, पृथ्वी भी 23 घंटा 56 मिनट में घूम लेता है, यानी लगभग 24 घंटा में। ये घूमता है 24 घंटा 36 मिनट में, यानी पृथ्वी पर भी लगभग 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात। मंगल पर भी लगभग 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है सूर्य की तरफ। मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुका हुआ है ऐसे 23.5 डिग्री सूर्य की ओर। तो सूर्य पर ऐसे पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है उसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, ठीक है। और एक कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। सूर्य के चारों ओर तो सभी ग्रह घूम रहे हैं, सबसे मुख्य जो कारण हो गया पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, ठीक है। ऐसे दोनों कारण है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर, वो कारण जो है सूर्य के चारों ओर घूमना, वो तो कॉमन हो गया, सभी का है ना। लेकिन मूल जो कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होना। और मंगल ग्रह भी पृथ्वी पर मतलब मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर पृथ्वी के समान ही झुका हुआ है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यह थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ, 25 डिग्री झुका हुआ है। इसके कारण मंगल पर भी पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। मंगल पर भी कभी ठंडी तो कभी गर्मी, कभी बसंत ऋतु, यानी मौसम बदलते रहते हैं। दिन रात भी 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है, यानी पृथ्वी के समान ही है। तो यही कारण है कि पृथ्वी के अलावा यदि किसी ग्रह पर जीवन की संभावना है तो वह है मंगल ग्रह, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मौसम एकदम बिल्कुल पृथ्वी के समान है। यहाँ पर भी पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, वैसा ही पर्वत मंगल पर भी है। निक्स ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। निक्स ओलंपिया लिख लीजिए, ऐसे पीडीएफ में लिखा हुआ है ना, निक्स ओलंपिया, ठीक है। तो मंगल ग्रह पर ही पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन संभव है तो मंगल ग्रह पे, ठीक है। मंगल ग्रह के मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। पृथ्वी को नीला क्यों कह रहे थे? जल के कारण, है ना। इसको लाल क्यों, किस ग्रह को लाल कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस, ठीक है। डीमोस जो है सौर मंडल का, रेड से लिख देते हैं, शायद दिखता नहीं होगा रेड से, बढ़िया से ब्लैक से लिखेंगे ना, दिख रहा होगा। डीमोस जो है, और जूम कर दीजिएगा नहीं दिखेगा तो, ठीक है। फोबोस और डीमोस, ठीक है। डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। मंगल के पास 2 उपग्रह, फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है सौर मंडल का, ठीक है। अच्छा, उपग्रह क्या है ये भी पता है ना, बता दें। उपग्रह, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उपग्रह जो है ना ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ वह सूर्य के भी चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो उपग्रह वे पिंड हैं जो ग्रहों के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, और इनके पास भी ग्रहों की भांति प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती अपने खुद की, ठीक है। अब बात करें बृहस्पति के बारे में, ठीक है। मंगल के बारे में सारे बात हो गए, अब बृहस्पति के बारे में। तो आगे बृहस्पति के बारे में बात करें से पहले आगे क्षुद्र ग्रह को निपट लेते हैं, बीच में पड़ रहा है, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है? एकदम यूनिवर्सल, मतलब हमेशा प्रश्न पूछता है, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में एक पट्टी में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्ट्रॉयड इंग्लिश में बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आकार में छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। छोटे एकदम लड्डू भर के भी हो सकते हैं, लड्डू से भी छोटा हो सकता है, और बड़े में 100 किलोमीटर के बड़े हो सकते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह तो हजारों किलोमीटर के बड़े होते हैं, ठीक है। ये जो क्षुद्र ग्रह है ये ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े, उन्हीं से इनका निर्माण हुआ है। चट्टानी संरचना है, टूटे हुए हैं, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अब देखिए, ये पट्टी में परिक्रमा कर रहे हैं तो हम इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह, समझिएगा। जब यह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच में एक बेल्ट में आराम से घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर, तो कहेंगे क्षुद्र ग्रह। यही क्षुद्र ग्रह
जब किसी कारण से मान लीजिए क्षुद्र ग्रह आपस में टकरा गए, टकराने से कोई क्षुद्र ग्रह का दिशा बदल गया, ठीक है, और दिशा बदला और वो पृथ्वी की ओर आने लगा, ठीक है, पृथ्वी की ओर चल दिया, और पृथ्वी के जैसे ही पृथ्वी की ओर आता है, पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है, तो इससे बोलते हैं उल्का, ठीक है। यहाँ पर ये आराम से है तो क्षुद्र ग्रह, जैसे इसका डायरेक्शन बदला पृथ्वी की ओर आने लगा तो उसका नाम पड़ जाता है उल्का, और जैसी उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी गति जो होता है बढ़ते जाता है, तीव्र गति से वो पृथ्वी की ओर आने लगता है, तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण उल्का में आग लग जाता है, उसी को बोलते हैं टूटता हुआ तारा, ठीक है। देखे कि नहीं, टूटता हुआ तारा लोग देखते हैं, उससे मन्नत भी मांगते हैं, कुछ मनोकामना की है मेरा ये पूरा हो जाए वो पूरा हो जाए, है ना, तो उसे बोलते हैं टूटता हुआ। शायद आप देखे होंगे आकाश में, आप कभी ऐसा देखे होंगे कि कुछ ऊपर से गिर रहा है टूटता हुआ, मतलब जलता हुआ, और आकाश में ही समाप्त हो जाते हैं। तो यदि उल्का छोटे आकार का है तो वह जलकर आकाश में ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि उल्का बड़े आकार का है तो वह पूर्णतः जल नहीं पाता है और आकर पृथ्वी पर धड़ाम से गिर जाता है, तो उसको बोलते हैं उल्का पिंड। आप समझिए, यहाँ है तो क्षुद्र ग्रह, पृथ्वी की ओर चल दिया तो उल्का, पूरी तरह से जल नहीं पाया तो उल्का आके पृथ्वी पर गिर जाएगा, तो बोलेंगे उसको उल्का पिंड। ऐसे समझे कि मान लीजिए कि छत पर से, यानी आप 10वें तल्ले पे हैं, ठीक है, 10वां फ्लोर पे, 10 फ्लोर पे, और वहां से एक कागज का टुकड़ा जलाकर नीचे गिराइए, तो क्या होगा, वो आते आते ही जलकर राख हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ऊपर ही, ठीक है। तो ऊपर ही जल के समाप्त हो गया तो उल्का। लेकिन अब समझिए, वहीं से फेंकना जहां से फेंके थे, लेकिन अब जो ढेर सारा कागज एक ही जगह रुरेट लीजिए और पूरा बड़ा सा बना लीजिए, इतना बड़ा, और उसको जलाकर फेंकिए ऊपर से नीचे, तो क्या पूरा जल पाएगा? नहीं, जलते जलते वो आधा जलेगा, आके धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाएगा नीचे, और आग लग जाएगा किसी जहां गिरेगा वहां पे, ठीक है। तो यही यहाँ पे छोटा उल्का है तो आकाश में जल के राख हो जाएगा, नहीं गिरेगा पृथ्वी पर, समानता आकाश में जल के राख हो जाते हैं। कभी कभी बड़ा उल्का आ जाता है पृथ्वी की तरफ, तो वो पूरी तरह से जल नहीं पाते और पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, तो उसे बोलते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड के गिरने से ही डायनासोर का अंत हुआ। उस समय लगभग आज से बहुत, मतलब 70 मिलियन वर्ष पहले की बात है, यानी एक समय की बात है ना। एक बड़ा उल्का पिंड गिरा था, उसी से डायनासोर का अंत हुआ। इतना बड़ा था कि जब वो आ रहा था जलता हुआ तो उसकी प्रकाश से ही अधिकांश जीव जंतु मर गए थे, और जब वो पृथ्वी पर गिरा तो इतना बड़ा था कि पृथ्वी पूरा धंस गई, और धंस गया तो अंदर का जो मैग्मा था, लावा था, वो सब बाहर आने लगे, यानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। जहां तहां पृथ्वी पर पूरा जंगल में आग लग गई, पूरा टेम्परेचर बढ़ गया वायुमंडल का, पृथ्वी का, ये उतना बहुत बड़ा था, जहां जंगल में आग लग गई, पूरा डायनासोर पूरा राख हो गए, टेम्परेचर पूरा हाई हो गया था। बहुत उल्का बहुत बड़ा पिंड होता है। वो जो डायनासोर का अंत हुआ था ना, बहुत उल्का पिंड बड़ा था वो जब गिरा था। एक उल्का पिंड गिरा है महाराष्ट्र में, उस समय वाला नहीं है, डायनासोर वाला नहीं है, बाद वाला गिरा है ना। वो गिरा था मैक्सिको के खाड़ी के आसपास गिरा था, मैक्सिको खाड़ी के आसपास वाला क्षेत्र में गिरा था। जो महाराष्ट्र में गिरा है, जिसमें झील बन गया, जिस झील का नाम है लोनार झील, वो उल्का पिंड के गिरने से जो गड्ढा बन गया ना, उसी में झील बन गया, जिसका नाम है लोनार झील। तो महाराष्ट्र का जो लोनार झील है, उल्का पिंड के गिरा था, उसी से गड्ढा बन गया था, उसी गड्ढा में झील का निर्माण हो गया, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में समझ लिए। अब बात करें बृहस्पति के बारे में, ठीक है। तो बृहस्पति सूर्य से निकटतम 5वां ग्रह है, और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का अगर घनत्व की बात करें, देखिए घनत्व के क्रम में यहाँ पे है, यानी 6ठा नंबर पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, यानी 6ठा सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। इसका पृथ्वी से दूरी बात करें तो पृथ्वी से दूरी के आधार पे 4था नंबर पे है, ठीक है। घूर्णन काल है इसका 12 वर्ष, याद करना कोई जरूरी नहीं है। 10 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूम लेता है, यानी यहाँ पे 5 घंटे का दिन और 5 घंटे का रात होता है, ठीक है। 5 घंटे का दिन और 5 घंटे का रात।
इसके पास उपग्रह है 79, ठीक है, 79, 79। इसके पास उपग्रह 79 है। इसमें से 4 उपग्रह बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रहों की खोज, इन 79 में से 4 बड़े उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने किए थे। वो 4 उपग्रह है आयो, यूरोपा, गैनीमीड और एक है कैलिस्टो। ये 4 बड़े उपग्रह किसके, बृहस्पति के, जिसकी खोज किए थे गैलीलियो साहब ने 1610 ईस्वी में। इसलिए इन चारों ग्रह को याद रखिएगा, इन चारों ग्रह को गैलीलियो चंद्रमा बोलते हैं। तो बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमाओं की खोज गैलीलियो ने किए थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है गैलीलियो चंद्रमा। गैलीलियो चंद्रमा। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है 2-3 बार कि निम्नलिखित में से कौन गैलीलियो चंद्रमा नहीं है। तो आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो को गैलीलियो चंद्रमा कहते हैं क्योंकि इसकी खोज गैलीलियो ने किए थे। ठीक है, ये चारों गैलीलियो हैं। इसमें से गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड और सबसे छोटा डिमोस किसका उपग्रह है, मंगल का। तो गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि ये अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इन क्षुद्र ग्रहों को और धूमकेतुओं अन्य पिंडों को अपनी ओर खींच के रखता है। अब समझिए, बृहस्पति के पास बहुत गुरुत्वाकर्षण है जिसके कारण ये सबको अपनी ओर खींच के रखता है। ठीक है, जिससे अन्य ग्रह इस क्षुद्र ग्रह से टकराने से बच जाते हैं। यदि बृहस्पति के पास इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो पृथ्वी पर या अन्य ग्रह पर धाम धाम मतलब उल्कापिंड गिरते रहते बार बार, तो फिर जीवन संभव नहीं था। तो ये बनाइए कि बृहस्पति है और इसके पास इतना गुरुत्वाकर्षण है कि सबको खींच कर रखता है, इसलिए आराम से क्षुद्र ग्रह यहाँ पर रहते हैं, कभी कभार उधर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यानी इसके पास इतना गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए बृहस्पति को कहा जाता है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबको अपने ओर खींच के रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है वैक्यूम क्लीनर। बार बार पूछा हुआ, दरोगा के एग्जाम में 3-4 बार पूछा हुआ है कि वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहते हैं, बृहस्पति को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है, जिसके कारण यह क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर खींच के रखता है, जिससे अन्य ग्रह इन क्षुद्र ग्रहों से टकराने से बच जाते हैं। बृहस्पति ग्रह पर गैस का दबाव बहुत है, वायुमंडलीय दबाव, यानी बृहस्पति पर वायुमंडलीय जो दबाव है पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 1 करोड़ गुना अधिक है। 1 करोड़ गुना, यानी हमारे अभी मैंने पृथ्वी पर हम है तो हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, लगभग 10 के पावर 5 न्यूटन का वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर लगता है, 1.00 करके, मतलब 10 के पावर 5 न्यूटन वायुमंडलीय दाब लगता है। अब समझ लीजिए, तो हम कोई दिक्कत नहीं है हमारे ऊपर। ठीक है, लेकिन उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा हमारे ऊपर यदि वायुमंडलीय दाब लग जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, छिपा जाएंगे, चपक जाएंगे ना, पूरा धंस जाएंगे अंदर। यहाँ पर क्या है, इतना अधिक वायुमंडलीय दाब है कि यहाँ पर रहना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना वायुमंडलीय दाब है कि आप यदि जाएंगे तो यहाँ का वायुमंडलीय दाब आपको चाप देंगे, चाप के मर जाएंगे वहीं पे। इसलिए इसे कहा जाता है गैस दानव ग्रह। लिख लीजिएगा, गैस दानव ग्रह। बृहस्पति को गैस दानव, यानी वहां पे गैस ही आपको राक्षस की तरह दबा के मुआ देंगे, गैस दानव ग्रह। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, गैस दानव ग्रह किसे कहते हैं, बृहस्पति को। ठीक है, अब बात करें शनि के बारे में। शनि ग्रह के बारे में अब बात करेंगे। तो शनि सूर्य के निकटतम कितना ग्रह है, 6ठा ग्रह। ठीक है, यहां से क्रम देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो शनि सूर्य के निकटतम 6ठा ग्रह है। शनि का घनत्व आकार के अगर दृष्टि से कहें तो शनि जो है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, शनि, और घनत्व जो है इसका सबसे कम है। शनि का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है। तो सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, देखिए यहाँ पे घनत्व लिखा हुआ शनि का,
तो शनि सबसे घनत्व में कम है, शनि का घनत्व। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि शनि को पानी पर रख दे, जल पे, तो वह पानी पे तैरने लगेगा। ठीक है, तो शनि का घनत्व बहुत अधिक कम है, इसके कारण यह जल पर भी तैर सकता है, क्योंकि इसका घनत्व जल से भी कम है, बहुत एकदम कम, एकदम रुई के समान है शनि। ठीक है, हवा मिठाई खाए, हवा मिठाई जो नहीं आता गांव में बिकने वाला, हवा मिठाई लेके आता डुगडुगी वाला, अब तो शहर में भी बिकता है ना। हवा मिठाई खाए होंगे, गुलाबी टाइप का रहता है, रुई की तरह एकदम, एकदम वैसा ही शनि है, एकदम हल्का, एकदम एकदम पानी पर रखिए, एकदम तैरेगा आराम से। शनि ग्रह का सूर्य की परिक्रमा करने में इतना समय लगता है, याद नहीं करना। अगर इसको याद करना है तो 3 को याद करिएगा। ठीक है, एक वो बुध वाला को याद रखिएगा परिक्रमा कर, ठीक है, एक वो वरुण वाला याद रखिएगा, ठीक है, और एक वो अरुण का, बस 3 को याद रखिएगा। अब सूर्य पृथ्वी के बारे में तो पता ही है, ठीक है, बाकी ये 12 वर्ष 15 वर्ष 30 वर्ष याद करना जरूरी नहीं है। ठीक है, बस बता दे रहे हैं, मगर हाँ क्रम थोड़ा कभी पूछ देता है। तो शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 30 वर्ष और 11 घंटा लगभग लग जाता है उसे अपने अक्ष पर घूमने में। शनि के पास ग्रह है 82। ठीक है, शनि के पास ग्रहों की संख्या है 82। 82 में से एक ग्रह है टाइटन, जो कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला गैनीमीड और दूसरा टाइटन, जो कि शनि का है। ठीक है, और सबसे छोटा डिमोस है। अब हो सकता है कि आप लोग में से कोई को लग रहा हो कि सर गलत बता रहे हैं, कि शनि को 82 बता रहे हैं, जबकि सबसे अधिक तो बृहस्पति का है। हम समझ रहे, कोई आरोप लगा देंगे, है ना। तो आरोप लगाने से पहले जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं उस बुक का पहला पेज देखिए और उसका डेट देखिए कि कब वो पब्लिश हुआ है। अगर वह बुक 2019 से पहले पब्लिश हुआ होगा तो उसमें लिखा रहेगा कि बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। ठीक है, यदि वह 2019 के बाद पब्लिश हुआ होगा 2020 में या 21 में, तो कंफर्म है कि उसमें लिखा होगा कि सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास है, क्योंकि 2019 में शनि के 20 नए उपग्रह की खोज हुई है। पहले शनि के पास 62 उपग्रह थे, लेकिन 2019 में शनि के 20 नए उपग्रह की खोज हुई और उसके बाद शनि का उपग्रह बढ़कर 62 से 82 हो गया। तो सौर मंडल का सबसे अभी वर्तमान में जब सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वह शनि है। ठीक है, बार बार भी पूछा भी जा रहा है प्रश्न, अधिकांश लोग मार दे रहे हैं बृहस्पति, पर है कौन? शनि, क्योंकि 2019 में 20 नए उपग्रह की खोज हो गई है। ठीक है, तो शनि के पास टोटल उपग्रह हो गया 82। तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके चारों ओर वलय है। इसके चारों ओर वलय, ये जो शनि ग्रह है इसके चारों ओर ऐसे वलय है, रिंग है। ठीक है, इस तरह का वलय है, रिंग। इसके वलयों की संख्या है 7। इसके पास कितने वलय है? 7। अब हम बात करें, शनि को पीला ग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्यों कहते हैं पीला ग्रह? क्योंकि यहाँ पे सल्फर की मात्रा अधिक है, इस कारण शनि ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह मंगल को, नीला ग्रह पृथ्वी को, क्योंकि जल अधिक है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, यहाँ पे सल्फर अधिक है, इसलिए पीला ग्रह भी कहते हैं। अब बात करें अरुण के बारे में। ठीक है, अरुण जो है सूर्य के निकटतम 7वां ग्रह है और सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्रम में देख सकते हैं, यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लग जाता है। 84 वर्ष यानी सूर्य की एक परिक्रमा करने में, और 17 घंटा में वो अपने अक्ष पर घूम लेता है, और उसके पास उपग्रह की संख्या है 27। अरुण जो है अपने अक्ष पर बहुत अधिक झुका हुआ है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है, लेकिन अरुण जो है 90 डिग्री से भी ज्यादा ऐसे झुका हुआ है, इसलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। अरुण और शुक्र, ये दोनों के बारे में बात किए थे, ये दोनों कैसे घूमते हैं? विपरीत दिशा में, है ना। कैसे? पूरब से पश्चिम, और बाकी सब ग्रह पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ सूर्योदय कहाँ होगा? सूर्योदय यानी सूर्य कहाँ निकलेगा? पश्चिम में, और डूबेगा कहाँ? पूरब में, उल्टी। ठीक है, अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस की अधिकता है।
तो मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण यह हरा दिखता है, इसलिए अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं। इन 8 ग्रहों में से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और ओरोन में से इनमें से 6 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 6 ग्रह प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में जानकारी प्राचीन काल से ही है। लेकिन 2 ग्रह अरुण और वरुण, इन दोनों की खोज हुई आधुनिक काल में। जब दूरबीन का आविष्कार हुआ तब जाके अरुण और वरुण का खोज हुआ। सबसे पहले अरुण की खोज हुई, ठीक है, दूरबीन के, तो इस आविष्कार होने के बाद, इसलिए अरुण को प्रथम आधुनिक ग्रह कहा जाता है। प्रथम आधुनिक ग्रह अरुण को, क्योंकि सबसे पहले अरुण की खोज हुई। ठीक है, इन सब का कोई खोज नहीं हुआ, ये तो नंगी आंख से दिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनकी खोज हुई, उसके बाद वरुण का। तो 8 ग्रहों में से एक ग्रह पर तो हम लोग रहते ही हैं, जिसका नाम है पृथ्वी। बचा 7 ग्रह। 7 ग्रह में से 5 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, इन 5 ग्रहों को हम नंगी आंख से देख सकते हैं। ठीक है, 2 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, वह कौन है? अरुण और वरुण। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, तो अरुण और वरुण। बाकी सभी ग्रहों को हम नंगी आंख से देख सकते हैं। ठीक है, वरुण की बात करें, ठीक है, तो वरुण सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। वरुण सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, वरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष लग जाता है। 165 वर्ष, क्योंकि सूर्य के जो जितना निकट होता है उसको कम समय लगता है, जो सूर्य के जितना दूर है उसको ज्यादा समय लगता है। तो सबसे कम बुध को और सबसे ज्यादा वरुण को 165 वर्ष। और इसे अपने अक्ष पर 16 घंटा में घूम जाता है और इसके पास उपग्रह है 14। वरुण सूर्य से सबसे दूर होने के कारण सबसे ठंडा है। अब आपको मन में आ रहा होगा कि सर सबसे नजदीक बुध है तो गर्म का है? नहीं, तो बताया ना कि इसके पास वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, और आधुनिक ग्रह भी है। प्रथम आधुनिक ही और दूसरा आधुनिक ग्रह है, दोनों आधुनिक ग्रह है। ठीक है, वरुण के पास भी वलय है। देखिए, अरुण के पास भी था, इसको नहीं बताया ना, अरुण के पास भी वलय है। वरुण के भी चारों ओर वलय है, यानी शनि, अरुण और वरुण, इन तीनों के पास वलय है। ठीक है, यानी रिंग है, चारों ओर रिंग है। इसके पास 7 है, इसके पास 13 और इसके पास है 5 रिंग। ठीक है, तो वरुण सबसे ठंडा ग्रह, सूर्य से सबसे दूर ग्रह और सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह। तो ग्रहों के बारे में हम समझ लिए। अब आपको मन में आ रहा हो कि सर ये क्यूपर बेल्ट क्या लिखा हुआ है ना? तो क्यूपर बेल्ट क्या है, इसे समझ लेते हैं। तो सौर मंडल का वह क्षेत्र है जो ग्रहों के परे है, यानी ग्रहों के बाद है। ठीक है, परे है, ग्रहों से परे है। तो क्यूपर बेल्ट सौर मंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र है जो वरुण के बाहर है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, क्यूपर बेल्ट क्या है? तो क्यूपर बेल्ट वरुण के बाहर बर्फीले टुकड़ों का समूह है। ठीक है, बर्फीले पिंडों का समूह है जो वरुण के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करता है। तो क्यूपर बेल्ट क्या है? सौर मंडल का वह क्षेत्र है जो ग्रहों के परे है। यह बर्फीले पिंडों का समूह है जो वरुण के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते रहता है। इसे को बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, जो कि वरुण के बाहर है। अब आपको बार बार एक वर्ड सुने होंगे, धूमकेतु, है ना? बार बार मैं बोला भी हूं धूमकेतु। अब बात कर ले कि धूमकेतु क्या है। ठीक है, धूमकेतु, धूमकेतु, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमेट। कमेंट मत सुन लीजिए, कॉमेट, COMET, कॉमेट। तो धूमकेतु आकाशीय धूलकण, गैस और हिमकणों से निर्मित एक पिंड है। ठीक है, निर्मित पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं अनियमित कक्षा में। कोई इनके नियमित कक्षा नहीं है। ठीक है, जैसे मन तैसे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं अनियमित कक्षा में। जब यह सूर्य के निकट से होकर गुजरते हैं तो इनकी बाहरी परत पिघलकर जलने लगता है और उसमें से गैसों के फुहारे निकलते हैं, जिससे इसके पीछे पूंछ जैसी संरचना बन जाती है, पूंछ जैसा। इसलिए धूमकेतु को पुच्छल तारा भी बोलते हैं, पुच्छल
तारा, धूमकेतु या उछल तारा बोलते हैं। एक धूमकेतु है जिसका नाम है हैली, नाम तो सुने होंगे, हैली एक धूमकेतु है। ये हैली जो है आवर्ती धूमकेतु है। इसका आवर्त काल है 76 वर्ष, यानी ये 76 वर्षों में दिखाई देता है। ये लास्ट बार दिखाई दिया है 1986 में, और अगली बार कब दिखाई देगा 76 वर्ष के बाद, तो कब दिखाई देगा 2062 में, याद रखिएगा। तो हैली धूमकेतु एक आवर्ती धूमकेतु है जिसका आवर्त काल है 76 वर्ष, यानी 76 वर्षों में दिखाई देता है। अगली बार ये 2062 में दिखाई देने वाला है। तो इस तरह से सौरमंडल समाप्त। इसका PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।